नमस्कार विद्यार्थियों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं भवानी शंकर पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। पिछली कक्षा में हमने फूड स्टफ में कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, उनके प्रमुख कार्य क्या होते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम एनिमल फिजियोलॉजी में एक चैप्टर के रूप में इनको डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इस बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में न जाके, ज़्यादा गहराई में न जाके एक जनरल आइडिया हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। उसके बाद में हम जब पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र आदि सारे जो सिस्टम हैं उनको शुरू करेंगे। तो पिछली कक्षा में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रोटीन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रोटीन, आप जानते हैं कि प्रमुख जो बायोमोलिक्यूल हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि आते हैं। तो उसमें प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण बायोमोलिक्यूल हैं। ये शरीर के निर्माणकारी तत्व के रूप में पाए जाते हैं। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि शरीर के विभिन्न भागों का जो निर्माण होता है, चाहे हमारी हड्डियां हो, मांसपेशियां हो, हमारी त्वचा हो, बाल हो, नाखून हो, शरीर के सभी जो निर्माणकारी भाग हैं वहाँ पर प्रोटीन उपस्थित होता है। प्रोटीन जो शब्द है वो एक ग्रीक भाषा के प्रोटियोज से लिया गया है। और प्रोटियोज शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है प्राथमिक या प्राइमरी या प्रथम श्रेणी के, यानी ये सबसे महत्वपूर्ण या प्रथम श्रेणी के घटक हैं जो शरीर निर्माण में भाग लेते हैं। प्रोटीन के निर्माण जिन तत्वों से होता है उसमें प्रमुख रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं। इसके साथ साथ कुछ मात्रा में कुछ प्रोटीन में सल्फर और फॉस्फोरस भी पाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटीन का निर्माण डीएनए में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं के अनुरूप होता है। डीएनए जो कि एक आनुवंशिक पदार्थ है, हमारे कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए का एक भाग या एक खंड जो है वो जीन कहलाता है। उस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है जिसे मैसेंजर आरएनए बनता है। वो मैसेंजर आरएनए साइटोसोल में आता है और मैसेंजर आरएनए में उपस्थित जो कोडोन है उन कोडोन में उपस्थित सूचनाओं के आधार पे अमीनो अम्ल जोड़े जाते हैं, यानी उन कोडोन की भाषा का अनुवाद अमीनो अम्ल की भाषा में होता है। और प्रत्येक 3 न्यूक्लियोटाइड से एक कोडोन बनता है। उस प्रत्येक कोडोन अपने एक अमीनो एसिड के लिए विशिष्ट होता है, स्पेसिफिक होता है। और उस कोडोन की भाषा के अनुरूप राइबोसोम पर मैसेंजर आरएनए को पढ़ते हुए ट्रांसफर आरएनए एमिनो एसिड लेकर आते हैं और वो एमिनो एसिड जोड़े जाते हैं जिससे एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। वही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला आगे जाके प्रोटीन का निर्माण करती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन की जो संरचना होगी वो प्रोटीन की संरचना उसके निर्माणकारी मैसेंजर आरएनए में उपस्थित कोडोन की भाषा के अनुरूप होगी। और कोडोन की भाषा या मैसेंजर आरएनए की जो सूचना है वो डीएनए से ट्रांसक्रिप्ट होकर आती है, तो अल्टीमेट वो सूचना डीएनए में ही निहित होती है। तो हमारे शरीर में किस प्रकार के प्रोटीन बनेंगे, वो सारे प्रोटीन की जो सूचनाएं हैं वो हमारे आनुवंशिक पदार्थ या डीएनए में निहित है। इसी कारण से प्रत्येक व्यक्ति के जो प्रत्येक व्यक्ति में या व्यक्ति विशिष्ट कह सकते हैं, उसी प्रकार से जाति विशिष्ट प्रोटीन है वो उपस्थित होते हैं। प्रोटीन जो है वो प्रोटीन है वो एक बहुलक है, पॉलीमर है जो एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। एमिनो अम्ल के जुड़ने से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि एमिनो अम्ल है वो प्रोटीन की एक संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। एमिनो अम्ल एक श्रृंखला में आगे से आगे जुड़ते जाते हैं जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है जो आगे जाके प्रोटीन बनाती है। तो हम यहाँ पर एमिनो अम्ल क्या होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि नाम से पता चलता है एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड। तो प्रत्येक जो एमिनो अम्ल होता है ये एक कार्बनिक अणु है जिसमें एक एमीन समूह होता है, NH2 ग्रुप होगा, और एक कार्बोक्सिल यानी एक एसिडिक समूह होगा। ये 2 समूह अवश्य रूप से पाए जाएंगे। इसके अलावा इन कार्बोक्सिल समूह या एमिनो समूह की संख्या एक से अधिक भी हो सकती है जो कुछ एमिनो अम्लों में होती है। इसमें एक कार्बन होता है, एक किरेल कार्बन होता है जिसकी चारों संयोजकताएं 4 भिन्न भिन्न समूह द्वारा पूरी की जाती हैं। एक कार्बोक्सिल समूह होगा, एक एमिनो समूह होगा, एक हाइड्रोजन होगा, और चौथा कोई एक साइड चेन होगी जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। उस साइड चेन में भिन्नता के आधार पर ही भिन्न भिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल बनते हैं। तो एमिनो अम्ल हैं वो एक प्रोटीन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां हैं। 2 एमिनो अम्ल जुड़ के एक पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करते हैं और इसी प्रकार से आगे ये पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाते हैं और असंख्य संख्या में एमिनो अम्ल जुड़ के एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं। किरेल कार्बन सभी एमिनो अम्लों में नहीं पाया जाता। एक ग्लाइसिन इसका अपवाद है। ग्लाइसिन जो कि सबसे सामान्य प्रकार का एमिनो अम्ल है जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम उपस्थित होते हैं, एक कार्बोक्सिल समूह होगा और एक NH2 ग्रुप होगा, एमिनो समूह होगा।
तो ग्लाइसिन एक अपवाद स्वरूप हम कह सकते हैं ऐसा एमिनो अम्ल है जिसमें किरेल कार्बन नहीं पाया जाता। ये सबसे साधारण प्रकार का और सबसे सिंपल प्रकार का एमिनो अम्ल माना जाता है। वैसे तो हमारी कोशिकाओं में 300 से अधिक प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, परंतु उनमें से अब तक 20 ऐसे ज्ञात एमिनो अम्ल हैं जो प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं, अर्थात वही एमिनो अम्ल प्रोटीन में उपस्थित होते हैं, इसके अलावा दूसरे एमिनो अम्ल नहीं होते। तो प्रोटीन निर्माण में भाग लेने वाले एमिनो अम्लों को स्टैंडर्ड एमिनो अम्ल कहा जाता है। बाकी दूसरे एमिनो अम्ल नॉन स्टैंडर्ड एमिनो अम्ल कहलाते हैं, हालांकि वो दूसरी अनेक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। वर्तमान ज्ञान के संदर्भ में या आज 2 एमिनो अम्ल नए खोजे जा चुके हैं जो जिनको भी स्टैंडर्ड एमिनो अम्ल माना जाता है। उसमें है सेलेनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन। सेलेनोसिस्टीन जो उसकी संरचना सिस्टीन के समान ही होती है, परंतु उसमें सल्फर के स्थान पर सेलेनियम आयन पाया जाता है। उसी प्रकार पायरोलाइसिन की संरचना भी लगभग लाइसिन के समान होती है। तो सेलेनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन 2 ऐसे एमिनो अम्ल हैं जो अब खोजे गए हैं, उनको 21st और 22nd एमिनो एसिड कहा जाता है। एमिनो अम्ल में चूंकि हमने देखा कि इसमें एक किरेल कार्बन पाया जाता है, तो किरेल कार्बन की उपस्थिति के कारण इसके 2 दर्पण प्रतिबिंबी बनते हैं। वो दर्पण प्रतिबिंबी जिसको गिल्सरैल्डिहाइड के समान ही, जैसे गिल्सरैल्डिहाइड को हम डी गिल्सरैल्डिहाइड और एल गिल्सरैल्डिहाइड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी प्रकार इसी को भी डी एमिनो अम्ल और एल एमिनो अम्ल से रिप्रेजेंट किया जाता है। उनका ये जो विन्यास है वो NH2 समूह की दिशा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अगर NH2 समूह है उस किरेल कार्बन में बाईं तरफ हो और हाइड्रोजन दाईं तरफ हो तो वह एल एमिनो अम्ल कहलाता है। लेकिन अगर NH2 समूह राइट साइड की तरफ हो और हाइड्रोजन बाईं साइड की तरफ लेफ्ट साइड की तरफ हो तो उसको डी एमिनो अम्ल कहा जाता है। जितने भी ज्ञात प्रोटीन हमारे शरीर में पाए जाते हैं उनमें सभी प्रोटीन में एल एमिनो अम्ल ही उपस्थित होते हैं। डी एमिनो अम्ल बहुत ही रेयर पाए जाते हैं, जैसे पेप्टिडोग्लाइकॉन जो बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है वहाँ पर कुछ डी एमिनो अम्ल देखने को मिलते हैं। बाकी सभी एमिनो अम्ल एल एमिनो अम्ल ही कहलाते हैं। एमिनो अम्ल को अल्फा बीटा के आधार पर भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अल्फा एमिनो अम्ल, बीटा एमिनो अम्ल, ये इस आधार पे होता है अगर मान लीजिए कि कार्बोक्सिल समूह और एमिनो समूह NH2 समूह किसी एक ही कार्बन पर उपस्थित हैं तो वह अल्फा एमिनो अम्ल कहलाते हैं। लेकिन यदि NH2 समूह किसी दूसरे कार्बन पर उपस्थित हो और वह कार्बन उसकी नंबरिंग के आधार पर कौन सा है, तो अल्फा कार्बन के आगे का कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है। तो अगर वो बीटा कार्बन से जुड़ा है एमिनो समूह तो वो फिर बीटा एमिनो अम्ल कहलाते हैं। लेकिन प्रोटीन निर्माण में भाग लेने वाले जितने भी एमिनो अम्ल हैं वो सभी अल्फा एमिनो अम्ल ही होते हैं, अर्थात उनमें कार्बोक्सिल समूह और NH2 समूह एक ही कार्बन से अल्फा कार्बन से जुड़े होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले सभी प्रोटीन में जो एमिनो अम्ल हैं वो अल्फा एल एमिनो अम्ल होते हैं, अर्थात उनका जो त्रिविम विन्यास है वो एल होगा और वो अल्फा कार्बन से जुड़े हुए दोनों इसमें जो क्रियात्मक समूह हैं वो पाए जाएंगे। इसी प्रकार जो एमिनो अम्ल हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये समतल ध्रुवित प्रकाश को रोटेट भी कर सकते हैं। कुछ एमिनो अम्ल हैं वो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं दिशा की ओर घूर्णित कर देते हैं, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाते हैं, और कुछ बाईं दिशा की तरफ घूर्णित कर देते हैं तो वो लेवो रोटेटरी कहलाते हैं। तो इस प्रकार से वो समतल ध्रुवित प्रकाश के रोटेशन के आधार पर भी लेवो रोटेटरी या डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकते हैं। अगर हम एमिनो अम्लों का वर्गीकरण करें तो हम एक सिंपली हम कह सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 2 प्रकार के एमिनो अम्ल कह सकते हैं प्रोटीन निर्माण में भाग लेने के आधार पे, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड और नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड। अब तक 20 या कह सकते हैं 22 ऐसे ज्ञात एमिनो अम्ल हैं जो प्रोटीन निर्माण के दौरान भाग लेते हैं, जिनके कोडोन हमारे DNA में मौजूद होते हैं और उस कोडोन के अनुरूप सूचना के आधार पे उनके पर्टिकुलर अपने ट्रांसफर RNA होते हैं जो उन एमिनो एसिड को प्रोटीन निर्माण स्थल यानी राइबोसोम तक लेकर आते हैं और उनको प्रोटीन निर्माण के दौरान उनको जोड़ा जाता है। तो ये एमिनो अम्ल स्टैंडर्ड एमिनो एसिड कहलाते हैं। इसके अलावा अनेक ऐसे एमिनो एसिड हैं जो प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं लेते परंतु उपापचय में उनका महत्वपूर्ण रोल है, जैसे यूरिया साइकिल के दौरान ऑर्निथिन है, सिट्रुलिन है, या आर्जिनिन के निर्माण में भाग लेते हैं। तो ये दूसरे नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड है जिनका उपापचय में रोल है, लेकिन ये प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं लेते।
लेकिन एमिनो अम्ल का वर्गीकरण जो अब हम यहाँ पर स्टैंडर्ड एमिनो अम्ल की बात करेंगे, जिनमें हम 20 एमिनो अम्ल की चर्चा करेंगे, तो उनका अगर हम वर्गीकरण करें स्टैंडर्ड एमिनो एसिड का, तो उनका वर्गीकरण जो आर साइड चेन है उसमें भिन्नता के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि बाकी तीनों संयोजकताएं उनकी समान होती हैं। इसमें एक कार्बोक्सिल समूह होगा, एक NH2 ग्रुप होगा, एक हाइड्रोजन होगा, लेकिन आर चेन में भिन्नता के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है। इसको 3 श्रेणियों में हम बांट सकते हैं: उदासीन यानी न्यूट्रल एमिनो एसिड, न्यूट्रल एमिनो एसिड, दूसरे अम्लीय एसिडिक, और तीसरे क्षारीय बेसिक एमिनो एसिड। उदासीन एमिनो अम्ल वो होंगे जिनकी आर साइड चेन में कोई प्रकार का चार्ज नहीं होगा, वो न्यूट्रल होगी। तो NH2 समूह है, इसमें एक NH2 समूह होगा और एक कार्बोक्सिल समूह होगा। आर साइड चेन पे किसी प्रकार का चार्ज नहीं होगा। इनको भी 5 भागों में बांट सकते हैं। उसकी आर साइड चेन अगर एलिफेटिक है तो वो एलिफेटिक एमिनो अम्ल कहलाएंगे। जैसे ग्लाइसिन, जो सबसे सामान्य प्रकार का, सबसे सिंपल प्रकार का एमिनो अम्ल होता है, जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। ये समतल ध्रुवित प्रकाश का रोटेशन नहीं करता, इसके त्रिविम समावे भी नहीं मिलते। एलेनिन, जो दूसरा सबसे सामान्य प्रकार का एमिनो अम्ल है, जिसमें एक हाइड्रोजन के स्थान पे एक मिथाइल समूह उपस्थित होता है। वैलिन, ल्यूसिन व आइसोल्यूसिन, ये एलिफेटिक आर चेन रखने वाले एमिनो अम्ल हैं। दूसरे एरोमेटिक, जिनकी साइड चेन में कोई एरोमेटिक समूह या चक्रीय संरचना पाई जाती है, जैसे टायरोसिन, जिसमें एक फिनाइल हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। फिनाइल एलेनिन, जिसमें आर चेन में फिनाइल पाया जाता है। ट्रिप्टोफान, तो ये एरोमेटिक संरचना रखने वाले एमिनो अम्ल हैं। सल्फर युक्त एमिनो अम्ल, जिनमें सल्फर पाया जाता है। सिस्टीन और मैथियोनिन, सिस्टीन और मैथियोनिन ऐसे एमिनो अम्ल हैं जिनमें सल्फर उपस्थित होगा, और इन्हीं सल्फर की उपस्थिति के कारण प्रोटीन की जब टर्नरी स्ट्रक्चर बनती है या तृतीयक संरचना बनती है तो सल्फाइड बॉन्ड बनते हैं। हाइड्रोक्सिल एमिनो अम्ल, जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है। सीरीन, थ्रियोनिन, तो सीरीन और थ्रियोनिन ऐसे एमिनो अम्ल हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है। विषम चक्रीय एमिनो अम्ल, जिसकी आर साइड चेन में कोई विषम चक्रीय वलय पाई जाती है, उसमें हिस्टीन, प्रोनिन और हाइड्रोक्सीप्रोलिन। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि प्रोलिन एक ऐसा एमिनो अम्ल है जिसको इम्यूनो अम्ल कहा जाता है, क्योंकि इसमें NH2 समूह के स्थान पे NH समूह उपस्थित होता है, इसलिए इसको इम्यूनो अमीनो अम्ल भी कहा जाता है या इम्यूनो अम्ल कहा जाता है। तो प्रोलिन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन और हिस्टीडीन ऐसे एमिनो अम्ल हैं जिसमें एक विषम चक्रीय वलय आर में उपस्थित होती है। यहाँ पर एमिनो अम्ल की संरचना यहाँ पे दिखाई गई है। ग्लाइसिन आप देख सकते हैं, सबसे सिंपल प्रकार का एमिनो अम्ल है, जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम है। एलेनिन में हाइड्रोजन के स्थान पे मिथाइल समूह है। उसी प्रकार आर चेन में यहाँ पे डिफरेंस आ गया, आप देख सकते हैं। वेलिन में, ल्यूसिन में आइसोल्यूसिन। प्रोलिन में आप देख सकते हैं जब ये इसमें एक विषम चक्रीय वलय उपस्थित होता है। मैथियोनिन है। मैथियोनिन किसी भी प्रोटीन निर्माण के दौरान सबसे पहले जुड़ने वाला जो एमिनो अम्ल होता है वो मैथियोनिन होता है। इसका जो कोडोन होता है वो AUG होता है। बैक्टीरिया में जब प्रोटीन निर्माण होता है या प्रोटीन संश्लेषण होता है तो ये फॉर्मिल मैथियोनिन के रूप में जुड़ता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ये मैथियोनिन के रूप में इनकॉर्पोरेट होता है। फिनाइल एलेनिन, जो इसकी संरचना एलेनिन के समान ही है, परंतु इसमें एक फिनाइल समूह है वो जुड़ा हुआ है। ट्रिप्टोफान, इसमें भी एक विषम चक्रीय एक वलय जुड़ी हुई है। इसके बाद में सीरीन है, थ्रियोनिन है। सीरीन में आप देख सकते हैं हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। थ्रियोनिन में भी हाइड्रोक्सिल समूह है। सिस्टीन में सल्फा हाइड्रिल या SH समूह जुड़ा हुआ है। एस्पार्जिन है, ग्लूटामिन है, जिसकी संरचना एस्पार्टिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड के स्थान समान होती है, परंतु यहाँ पर COOH यानी दूसरा कार्बोक्सिल समूह के स्थान पे यहाँ CONH2 या एमाइड समूह उपस्थित होता है। तो एस्पार्जिन और ग्लूटामिन, जिनमें कार्बोक्सिल दूसरे कार्बोक्सिल समूह के स्थान पे CONH2 समूह उपस्थित होता है। टायरोसिन, जिसकी संरचना फिनाइल एलेनिन के समान है, परंतु इसमें फिनाइल के साथ एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, इसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप में भी इसको रख सकते हैं। इसके बाद में लाइसिन, आर्जिनिन, ये क्षारीय एमिनो अम्ल है जिसमें एक अतिरिक्त NH2 समूह पाया जाता है। हिस्टिडीन, ये विषम चक्रीय संरचना रखने वाला है। एस्पार्जिन, एस्पार्टेट और ग्लूटमेट या एस्पार्टिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड, जिसमें एक अतिरिक्त कार्बोक्सिल समूह पाया जाता है। तो ये 20 जो स्टैंडर्ड एमिनो अम्ल हैं, इसकी संरचना को हम आसानी से याद रख सकते हैं। कुछ एमिनो अम्ल ऐसे होते हैं जो प्रोटीन में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे ल्यूसिन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, सीरीन। लेकिन कुछ एमिनो अम्ल जिसमें ट्रिप्टोफान है,
और मेथियोनिन ये सबसे कम मात्रा में या रेयर मात्रा में पाए जाने वाले एमिनो अम्ल हैं। एमिनो फिर हम एक उदासीन एमिनो अम्ल के बाद में जो एमिनो अम्ल की दूसरी जो श्रेणी है वो है अम्लीय एमिनो अम्ल। तो अम्लीय एमिनो अम्ल ऐसे होते हैं जिनमें एक अतिरिक्त कार्बोक्सिल समूह पाया जाता है, अर्थात इसमें 2 कार्बोक्सिल समूह होंगे और एक NH2 समूह होगा। अतः इनको अम्लीय एमिनो अम्ल कहा जाता है। इसमें ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड आते हैं। तीसरी जो श्रेणी है उसमें क्षारीय एमिनो अम्ल, इसमें एक अतिरिक्त एमिनो समूह पाया जाता है, NH2 समूह पाया जाता है, अर्थात इसमें 2 NH2 समूह होंगे और एक कार्बोक्सिल समूह होगा। वो अतिरिक्त NH2 समूह R चैन में ही उपस्थित होता है, अतः इनको क्षारीय एमिनो अम्ल कहा जाता है। लाइसिन और आर्जिनिन इसके अंतर्गत आते हैं। जब एमिनो अम्ल को टाइट्रेशन किया जाता है, तो जैसे मान लीजिए कि हम एलेनिन का टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो लोअर पीएच पे यानी जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है तो एमिनो अम्ल एक क्षार की तरह व्यवहार करेगा। सामान्यतः जो एमिनो अम्ल हैं वे उभयधर्मी आयन के रूप में उपस्थित होते हैं, अर्थात इनके कार्बोक्सिल समूह और NH2 समूह दोनों चार्ज होते हैं। कार्बोक्सिल समूह चूंकि एक अम्लीय समूह है तो वह अपने HN को दान कर देगा, HN का डोनेट कर देगा, तो वो एक कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में रहेगा। उसी प्रकार NH2 समूह एक HN को ग्रहण कर लेता है तो वो एक NH2 प्लस के रूप में NH3 प्लस के रूप में पाया जाता है। अतः एमिनो अम्ल को एक उभयधर्मी अणु कहा जाता है, यानी वो एक अम्ल के रूप में भी व्यवहार कर सकता है और एक क्षार के रूप में भी व्यवहार कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि माध्यम का पीएच कैसा है। तो जब हम इनका टाइट्रेशन करते हैं, लोअर पीएच पे इनको रखते हैं, तो लोअर पीएच पे इसका जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो यहाँ पर एक क्षार के रूप में व्यवहार करेगा। और आप जानते हैं कि क्षार वो होते हैं जो विलयन से HN को ग्रहण करते हैं। तो कार्बोक्सिलेट आयन एक HN को ग्रहण करेगा और कार्बोक्सिल समूह बदल जाएगा। ऐसी स्थिति में उस पर जो चार्ज रहेगा अब वो +1 रहेगा, जो NH2 प्लस समूह के कारण NH3 प्लस समूह के कारण उपस्थित होता है। जब माध्यम का पीएच धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो अब जो कार्बोक्सिल समूह है, चूंकि वो एक अम्ल है तो वो एक अम्ल की तरह व्यवहार करेगा और एक पीएच पर, एक निश्चित पीएच पे वो अपना HN को डोनेट कर देगा। ऐसी स्थिति में अब एक कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, उपस्थित होगा, और दूसरा एक NH3 प्लस आयन जो ऑलरेडी उसमें उपस्थित है। तो इस प्रकार की स्थिति बनेगी। तो यह जो पीएच होगा, यहाँ पर एमिनो अम्ल पे जो नेट चार्ज होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि NH3 का +1 और कार्बोक्सिलेट या COO माइनस का एक -1 होगा। तो इस पे कुल मिला के एक जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा। इसके बाद में जैसे जैसे हम माध्यम का पीएच बढ़ाते जाएंगे, अगर हम उसको क्षारीय पीएच करते जाएंगे, तो अब जो NH3 प्लस समूह है वो यहाँ पर एक अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। वो अम्ल की तरह व्यवहार करेगा और एक HN को डोनेट कर देगा और NH2 प्लस में बदल जाएगा। ऐसी स्थिति में चूंकि कार्बोक्सिलेट आयन पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक नेगेटिव चार्ज होने के कारण अब उस एमिनो अम्ल पे कुल जो चार्ज है वो -1 रहेगा। तो एमिनो अम्ल का जब टाइट्रेशन किया जाता है तो उसकी R साइड चेन भी उसमें रोल प्ले करती है। एक कार्बोक्सिल समूह और एक एमिन समूह तो प्रमुख भूमिका निभाते ही हैं। तो अगर उसमें R साइड चेन में कोई इस प्रकार का अम्ल या क्षार की तरह व्यवहार करने वाला समूह नहीं है तो उसकी टाइट्रेशन एलेनिन की तरह होती है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें पहला टाइट्रेशन जब कार्बोक्सिल समूह ने एक कार्बोक्सिलेट आयन ने एक प्रोटॉन को ग्रहण किया, उसके बाद में एक एमिनो समूह ने एक प्रोटॉन आयन का त्याग किया, तो इसका वह पीएच जहाँ पर ये एक नेट चार्ज 0 दिखाता है वो उसका PI कहलाता है, इंटरमीडिएट पीएच कहलाता है। तो PI एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानक है, एक बहुत महत्वपूर्ण वैल्यू है। अलग अलग एमिनो अम्ल का जो PI वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है। तो PI वह pH का मान है जहाँ पर एमिनो अम्ल पे नेट चार्ज 0 होता है। तो इसका मान pK1 प्लस pK2 का औसत निकाल के निकाला जाता है। तो pK1 प्लस pK2 बट्टा 2 इक्वल टू PI होता है। तो PI प्रत्येक एमिनो अम्ल का अलग अलग होता है, वो उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है। ये टाइट्रेशन हम बायोकेमिस्ट्री में वैसे पढ़ते हैं, यहाँ पर मैंने आपको एक जनरल जानकारी के लिए बताया है। इसके बाद में एमिनो अम्ल का जो वर्गीकरण है हम एक आधार पर और भी कर सकते हैं, आवश्यक व अनावश्यक एमिनो अम्ल, इसेंशियल व नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। आवश्यक और अनावश्यक से तात्पर्य है कि कुछ एमिनो अम्ल ऐसे हैं जिनका निर्माण हमारे शरीर की कोशिकाएं नहीं कर पाती हैं, अर्थात उन एमिनो अम्लों को हमें भोजन के साथ या डाइट के साथ लेना पड़ता है, वे आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं।
अगर ये अमीनो अम्ल हमारी डाइट में मौजूद नहीं है तो उन अमीनो अम्लों की हमारे शरीर में कमी हो जाती है। बाकी दूसरे जो अमीनो अम्ल हैं जिनका निर्माण हमारे शरीर की कोशिकाएं उन अमीनो अम्लों से कर लेती हैं, तो वो अनावश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के एंजाइम हमारी कोशिकाओं में मौजूद होते हैं जो उन आवश्यक अमीनो अम्लों से दूसरे अमीनो अम्लों का निर्माण कर सकते हैं। तो आवश्यक अमीनो अम्लों को हमें प्रोटीन के साथ भोजन के साथ या डाइट के साथ लेना पड़ता है, जबकि अनावश्यक अमीनो अम्लों का संश्लेषण हमारे शरीर में हो जाता है। 10 अमीनो अम्ल ऐसे हैं जिनको आवश्यक या इसेंशियल अमीनो अम्ल माना गया है। इसका एक फॉर्मूला मैंने लिखा है, TVMILL मिल PATH पाथ, टीवी मिल्फात। यहाँ पर आप देख सकते हैं, टी से मतलब है ट्रिप्टोफान, वेलिन, मैथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलेनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन और हिस्टिडीन। तो ये 10 अमीनो अम्ल जिनको इसेंशियल अमीनो एसिड या आवश्यक अमीनो अम्ल माना गया है। तो अमीनो अम्ल जो कि प्रोटीन के एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, अमीनो अम्ल के जुड़ने से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? मैंने आपको बताया कि डीएनए में उपस्थित सूचनाएं मैसेंजर आरएनए के रूप में अनुलेखित होकर साइटोसोल में आती हैं। मैसेंजर आरएनए राइबोसोम की दोनों उप इकाइयां उससे आकर जुड़ती हैं, क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन निर्माण का स्थल है। तो प्रत्येक एक ट्रिपलेट है या एक कोडोन है, वो एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करता है, उसके लिए स्पेसिफिक होता है। उस कोडोन के अनुरूप एंटीकोडोन ट्रांसफर आरएनए पे उपस्थित होता है। तो कोडोन और एंटीकोडोन की जब मैचिंग होती है तो वही ट्रांसफर आरएनए वहाँ आकर इनकॉर्पोरेट या हो सकता है या जुड़ सकता है। प्रत्येक ट्रांसफर आरएनए अपने एक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट होता है। तो साइटोसोल में सभी प्रकार के अमीनो अम्ल मौजूद होते हैं। ट्रांसफर आरएनए उन अमीनो अम्लों को कैरी करके प्रोटीन निर्माण स्थल राइबोसोम तक लेकर आते हैं। वहाँ कोडोन के अनुरूप उस अमीनो अम्लों को जोड़ा जाता है, जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। जब एक अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल से जुड़ता है तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, जिसको एमाइड बॉन्ड भी कहा जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड के निर्माण के दौरान एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिल समूह दूसरे अमीनो अम्ल के एमाइड समूह के साथ बॉन्ड बनाता है। इस दौरान एक जल का अणु बाहर निकल जाता है और ये जो बॉन्ड है वो ये बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड या एमाइड बॉन्ड कहलाता है। तो जब 2 अमीनो अम्ल जुड़ते हैं तो एक डाइपेप्टाइड बनता है। 3 अमीनो अम्लों के जुड़ने से एक ट्राइपेप्टाइड बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हो किस प्रकार से ये बॉन्ड बनता है। यहाँ पर कार्बोक्सिल समूह का जो हाइड्रोक्सिल आयन और एनएच2 समूह का H आयन मिलकर एक जल के अणु के रूप में बाहर निकल जाते हैं और ये एक नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ये बॉन्ड बनता है, जिसको पेप्टाइड या एमाइड बॉन्ड कहा जाता है। तो इस प्रकार से अमीनो अम्ल इनकॉर्पोरेट होकर पेप्टाइड श्रृंखला या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अगर हम प्रोटीन का वर्गीकरण करें तो प्रोटीन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: सामान्य प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। प्रोटीन निर्माण के दौरान सबसे पहले प्रोटीन की एक प्राथमिक संरचना बनती है, जो एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, जिसमें केवल अमीनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। उसके बाद में प्राथमिक संरचना एक द्वितीयक संरचना में कन्वर्ट होती है। द्वितीयक संरचना एक अल्फा हेलिक्स के रूप में हो सकती है या बीटा प्लीटेड शीट के रूप में हो सकती है या उसमें ट्रंस मौजूद हो सकते हैं। तो द्वितीयक संरचना के निर्माण के दौरान कुछ नए बंध बनते हैं, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं प्रमुख रूप से। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है। द्वितीयक संरचना की आगे फोल्डिंग होती है। ये फोल्डिंग का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है और फोल्डिंग के दौरान जो द्वितीयक संरचना है वो एक तृतीयक संरचना या टर्नरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। जब तृतीयक संरचना का निर्माण होता है उस दौरान अनेक नए कुछ बॉन्ड बनते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं। यहाँ पर कुछ कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध भी होते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से सल्फाइड बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी अमीनो अम्लों के बीच में होता है। यहाँ पर है कुछ वांडरवाल बल जो है वो भी उपस्थित होते हैं। तो टर्नरी स्ट्रक्चर के निर्माण के दौरान पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा कुछ अन्य दूसरे प्रकार के बॉन्ड भी बनते हैं, जैसे प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग होती है। तो किसी प्रोटीन की टर्नरी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होगी यह उसकी प्राथमिक संरचना पर निर्भर करता है, क्योंकि प्राथमिक संरचना में जिस प्रकार के अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं उसी प्रकार से उसकी टर्नरी स्ट्रक्चर है वो बन पाती है। अगर प्राथमिक संरचना में किसी प्रकार का चेंजेज आता है या बदलाव आता है तो उसकी टर्नरी स्ट्रक्चर में भी बदलाव आएगा, और उसकी टर्नरी स्ट्रक्चर या तृतीयक संरचना अगर प्रॉपर नहीं बन पाती है तो वह प्रोटीन अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है, जिससे वह लक्षण या वह कार्य उसमें नहीं हो पाता है और उससे संबंधित जो
विकार है या जो असामान्यताएं हैं वो उस प्राणी में उत्पन्न होती हैं। तो जब हम प्रोटीन का एक वर्गीकरण करें तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक सामान्य प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, फिर कॉन्जुगेटेड या संयुग्मित प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन अथवा डेराइव्ड प्रोटीन। पहले हम बात करते हैं सामान्य प्रोटीन की। सामान्य जो प्रोटीन है ये इसको सामान्य इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन के अलावा कुछ दूसरे भाग इसमें उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए इनको सामान्य प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि इनका निर्माण केवल एमिनो अम्लों से ही होता है। इसमें एल्बुमिन है जो हमारे रक्त प्लाज्मा में पाई जाती है, जो हमारे रक्त के प्राशरण का नियमन करती है। ये जल में घुलनशील होती है और गर्म करने पर यह स्कंदित होकर अलग हो जाती है। ग्लोबुलिन, ये भी हमारी रक्त प्लाज्मा में पाई जाती है। 3 प्रकार की ग्लोबुलिन प्रोटीन हमारे प्लाज्मा में पाई जाती हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। ये विभिन्न पदार्थों के स्थानांतरण या प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। ग्लोबिन आप जानते हो हमारे हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली ग्लोबिन प्रोटीन या मांसपेशियों में पाई जाने वाली ग्लोबिन प्रोटीन। तो ये ग्लोबिन प्रोटीन होती हैं जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में ये घुलनशील होती हैं। हिस्टोन, जो हमारे आनुवंशिक पदार्थ या डीएनए के साथ मौजूद होती हैं जिससे गुणसूत्रों का निर्माण होता है, ये भी जल में घुलनशील प्रोटीन होती हैं। कोलाजन जो एक आलंबन या स्पोर्टिव प्रोटीन होती हैं जो संयोजी ऊतकों में उपस्थित होती हैं, अस्थियों में होती हैं, टेंडन या कंडराओं में पाई जाती हैं। केराटिन जो एक प्रमुख रूप से संरचनात्मक प्रोटीन है, एक फाइब्रस प्रोटीन है और ये हमारी त्वचा में, हमारे बाल, नाखून, खुर आदि में पाई जाती हैं, एक संरचनात्मक प्रोटीन के रूप में कार्य करती हैं। इलास्टिन जो संकुचनशील प्रोटीन तंतु होते हैं, ये धमनियों में या हमारी कंडराओं में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये सामान्य प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिसमें एमिनो अम्ल के अलावा कोई दूसरा भाग नहीं पाया जाता। संयुग्मी प्रोटीन या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जिसमें एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के साथ कोई दूसरा समूह है या दूसरा भाग भी पाया जाता है। तो दूसरा भाग है वो एक प्रोस्थेटिक समूह या प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है और उसका जो प्रोटीन भाग है वह प्रोटीन भाग एपोप्रोटीन कहलाता है। तो प्रोटीनीय भाग जिसको एपोप्रोटीन कहते हैं प्लस जो एप्रोटीनीय भाग है जिसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। तो प्रोटीनीय भाग यानी एपोप्रोटीन प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप ये दोनों मिलकर एक होलो प्रोटीन का निर्माण करते हैं जो एक संयुग्मी प्रोटीन होता है, जिसमें हम कह सकते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन यानी हिस्टोन प्रोटीन के साथ जब डीएनए जुड़ा हो तो जो गुणसूत्र है वो एक न्यूक्लियोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन, जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है। इसमें ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट, तो जिसको पहले लिखा जाता है उसकी मात्रा कम होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होगी, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होगी। तो ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स हैं वो भी हमारे शरीर में ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन उपस्थित होते हैं। फॉस्फोप्रोटीन, जब प्रोटीन के साथ फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फोरस उपस्थित हो तो वो फॉस्फोप्रोटीन कहलाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम हैं पाचन में भाग लेते हैं। पेप्सिनोजन है या कैसिन प्रोटीन जो दूध में पाई जाती है वो भी एक फॉस्फोप्रोटीन है। क्रोमोप्रोटीन, जब प्रोटीन के साथ कोई पिगमेंट जुड़ा हो, कोई वर्णक जुड़ा हो जिससे उसका एक कलर दिखाई देता हो तो वो क्रोमोप्रोटीन कहलाती है। जैसे हीमोग्लोबिन, हमारे रक्त में पाई जाने वाली हीमोग्लोबिन आरबीसी में उपस्थित होती है। लाल रंग का हीम समूह उसमें प्रेजेंट होता है जिसमें आयरन पाया जाता है, यानी हीम समूह में आयरन की उपस्थिति के कारण उसका रंग लाल दिखाई देगा और उसके साथ ग्लोबिन प्रोटीन जुड़ी होगी तो उसको हीमोग्लोबिन कह देते हैं। मांसपेशियों में पाई जाने वाली मायोग्लोबिन, उसमें भी एक हीम समूह पाया जाता है। क्लोरोफिल जो पादपों में उपस्थित होता है जिसमें एक मैग्नीशियम का पिगमेंट उपस्थित होगा और प्रोटीन जुड़ी होगी जिससे क्लोरोफिल का निर्माण होता है। लिपोप्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जिसमें प्रोटीन के साथ वसा उपस्थित होता है जिसको लिपोप्रोटीन कहते हैं। लिपोविटेलिनिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले प्रोटीन हैं। मेटेलोप्रोटीन, जब प्रोस्थेटिक समूह के रूप में कोई धातु आयन हो या मेटल प्रेजेंट हो तो वो मेटेलोप्रोटीन कहलाते हैं। अनेक एंजाइम हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं और उसके साथ धातु आयन की उपस्थिति के कारण ही वो सक्रिय होते हैं या एक्टिव हो पाते हैं तो वो मेटेलोप्रोटीन कहलाते हैं। जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है जो H2O2 का अपघटन करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन करता है, उसमें जिंक आयन उपस्थित होता है। तो ये कुछ संयुग्मी प्रोटीन हैं। तो संयुग्मी प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जिसमें प्रोटीन के अलावा एक अप्रोटीनीय भाग भी प्रेजेंट होता है। अब हम बात करें अगर प्रोटीन के कार्य की, तो प्रोटीन शरीर में बहुत सारे कार्य करते हैं। उसका जो सबसे प्रमुख कार्य है कि ये संरचना निर्माण के प्रमुख घटक होते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के रूप में सबसे महत्वपूर्ण रूप से कार्य करते हैं। जैसे इलास्टिन है, कोलाजन प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन है जो हमारे शरीर के निर्माणकारी घटक के रूप में पाए जाते हैं।
तो ये सबसे महत्वपूर्ण संरचना निर्माण के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा हार्मोन जो हैं, अधिकांश हार्मोन हैं वो प्रोटीन होते हैं या फिर ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, जो शरीर की अनेक उपापचयी क्रियाओं के शरीर की वृद्धि में आदि में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रक्त प्लाज्मा में भी अनेक प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे एल्बुमिन है जो रक्त प्राशन का नियमन करती है, ग्लोबुलिन जो 3 प्रकार के मैंने आपको बताए, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन, जिनका अल्फा ग्लोबुलिन जो है वो विभिन्न प्रकार के अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन जो है वो हार्मोन्स या विभिन्न प्रकार के पदार्थों के स्थानांतरण के रूप में कार्य करते हैं। गामा ग्लोबुलिन है जो एंटीबॉडी का निर्माण करती है, जो प्रतिरक्षा तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। इसके अलावा रक्त प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के स्थानांतरण का कार्य करता है, जिसके कारण हमारे रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। प्रतिरक्षा में मैंने आपको बताया गामा ग्लोबुलिन प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वृद्धि एवं मरम्मत के दौरान संयोजी ऊतकों की रिपेयरिंग जब होती है तो संयोजी ऊतकों में एलास्टिन, कोलाजन आदि प्रोटीन उपस्थित होते हैं, जिससे शरीर की वृद्धि होती है, मरम्मत होती है। हड्डियों में, मांसपेशियों में भी, हमारे उपास्थियों में भी प्रोटीन उपस्थित होते हैं। तो ये संरचनात्मक और निर्माणकारी घटक के रूप में पाए जाते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ जुड़ के गुणसूत्रों का निर्माण करती हैं। किसी जीन का एक्टिव होना और इनएक्टिव होना यह हिस्टोन प्रोटीन के वहाँ से हटने पर निर्भर करता है। कोई जीन ट्रांसक्रिप्शन करेगा या नहीं करेगा, जब वहाँ से हिस्टोन प्रोटीन हटते हैं उसके बाद में उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो न्यूक्लियोप्रोटीन यानी हिस्टोन प्रोटीन किसी सेल के डिफ्रेंसिएशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो जब कोशिका विभेदित होती है और उसमें कुछ विशेष प्रकार के जीन एक्टिव होते हैं तो उस दौरान हिस्टोन प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा अनेक जो ऐसे प्रोटीन हैं जो रिप्रेशर के रूप में कार्य करते हैं, जिनको रिप्रेशर प्रोटीन कहा जाता है। जैसे हम आगे जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं लैक्टोज मेटाबॉलिज्म जब बैक्टीरिया में होता है तो लैक रिप्रेशर एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म की क्रिया का नियमन करता है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में कोशिका झिल्ली की पारगम्यता के अंतर्गत ऐसे अनेक प्रोटीन हैं जो एक चैनल के रूप में या एक कैरियर के रूप में कार्य करते हैं, जो विभिन्न पदार्थों के आवागमन का नियमन करते हैं। स्टोरेज के रूप में कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो किसी आयन के साथ बाइंड करके उस आयन का स्टोर करते हैं, जैसे फेरेटिन है, कैसिन है। फेरेटिन है वो आयरन का स्टोर करता है, कैसिन सल्फर का करता है। कोलमोडुलिन है जो कैल्शियम आयन के साथ जुड़ता है। तो ये कुछ स्टोरेज प्रोटीन के रूप में भी भूमिका निभाते हैं। संकुचन में या कॉन्ट्रैक्शन में मसल्स में पाए जाने वाले एक्टिन और मायोसिन के तंतु जो एक प्रोटीन है वो संकुचन में भूमिका निभाते हैं। जब पेशी का संकुचन होता है तो एक्टिन और मायोसिन तंतु एक दूसरे पे ग्लाइडिंग करते हैं, विसर्पण करते हैं, जिससे पेशी संकुचन हो पाता है। तो प्रोटीन एक शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। प्रोटीन अनेक कार्य करते हैं। ऊर्जा उत्पादक के रूप में भी उनको जब कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी या अनुपस्थिति के दौरान उनको एक एनर्जी प्रोड्यूसर के रूप में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। तो ये प्रोटीन के बारे में कुछ सामान्य जानकारी हमने प्राप्त की। बायोकेमिस्ट्री में हम उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सामान्य जानकारी मैंने आपको बताई है। आगे की वीडियो में मैं वसा के बारे में बात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।